हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे जो दो नई टेबल इंट्रोड्यूस हुए जीएसटीआर 1 एंड आईएफएफ में, टेबल नंबर 14 एंड 15। अब वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो चुकी है भरना, क्योंकि जनवरी मंथ खत्म हो चुका है। अब आपको इससे रिलेटेड जीएसटीआर 1 फाइल करनी है फरवरी में। और अब आपको ये टेबल नंबर 14 और 15 भरना भी जरूरी है। तो इसके पहले आप ये टेबल भरे, आपको प्रोविजन पता होना चाहिए कि एक्चुअली में ये जो दो टेबल्स बनाई हैं ये क्यों बनाई हैं। और अगर आप ई कॉमर्स से डील करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे रिलेटेड मैंने सारी जानकारी एक ही पीपीटी में रखी है। और इसके बाद मैं आपको जीएसटीआर 1 3B में कोरिलेशन और टीडीएस टीसीएस की रिटर्न भी बताऊंगी। तो सबसे पहले है दो सेक्शन समझना जीएसटी में, वो है सेक्शन नंबर 9 सबसेक्शन 5 एंड सेक्शन नंबर 52। एक है आरसीएम से रिलेटेड, जो कि सेक्शन 9(5) है। आप स्लाइड में देख सकते हो, ये पूरी स्लाइड है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में। इसके बाद में सेक्शन 52 बताऊंगी, क्योंकि सेक्शन 52 थोड़ा डिटेल में है। वो है फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म के बेस में। अब ये मैकेनिज्म क्या होता है जीएसटी में? तो जीएसटी का जो कॉन्सेप्ट है वो है कि सप्लायर रिसिपिएंट से कलेक्ट करेगा जीएसटी और गवर्नमेंट को जमा करेगा। तो ये हमारा फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म होता है, जो कि नॉर्मल है। अब कुछ कुछ सर्विसेज डिफाइन करी गई है, जो कि आरसीएम मतलब रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में आती है। ई कॉमर्स की ही सर्विस एक ऐसी सर्विस भी है, बहुत सारी सर्विसेज में, जो आरसीएम में फॉल करती है। आरसीएम मतलब रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। इसमें क्या है, रिसिपिएंट को ही गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ता है, जीएसटी टैक्स गवर्नमेंट को देना पड़ता है, सप्लायर को नहीं देना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल हम बात करें तो एडवोकेट सर्विसेज की, उसमें आरसीएम आता है। अगर आपने कोई भी एडवोकेट से लीगल सर्विसेज ली हैं, तो जो आप उसको फीस पे करेंगे अगेंस्ट लीगल सर्विसेज, उस फीस में आरसीएम के तहत आप ही को ही जीएसटी जमा करना पड़ेगा। एडवोकेट लाइबल नहीं है जीएसटी जमा करने के लिए। तो ऐसी सर्विसेज रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में फॉल करती हैं। अब ऐसे ही एक नया सेक्शन बनाया गया है, सेक्शन 9 सबसेक्शन 5। ये सिर्फ और सिर्फ ई कॉमर्स ऑपरेटर्स के लिए है। इस सेक्शन में बताया गया है कि जो टैक्स है, जीएसटी टैक्स, वो कौन जमा करेगा सरकार को? ई कॉमर्स ऑपरेटर। और ई कॉमर्स ऑपरेटर को बता दिया गया कि हम सिर्फ 4 सर्विसेज से रिलेटेड ही बात कर रहे हैं जिसमें आरसीएम लगेगा, सारी ई कॉमर्स ऑपरेटर की सर्विसेज में नहीं, सिर्फ 4। अब आप स्लाइड में देख सकते हैं, ये 4 जो सर्विसेज है, पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस, हाउसकीपिंग सर्विस, रेस्टोरेंट सर्विस, अकोमोडेशन सर्विस, ये जो 4 प्रकार की सर्विस बताई गई है यहाँ पर, सिर्फ इन्हीं 4 प्रकार की सर्विस जो ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू आप देते हैं, तो इन सर्विसेज में ई कॉमर्स ऑपरेटर को ही जीएसटी जमा करना है। पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस की बात करें तो कौन कौन से ई कॉमर्स ऑपरेटर हैं? उबर, ओला। हाउसकीपिंग सर्विस की बात करें, अर्बन क्लैप। रेस्टोरेंट सर्विस की बात करें, जोमैटो, स्विगी। अकोमोडेशन सर्विसेज की बात करें, ओयो, Booking.com। तो ऐसे कोई भी प्लेटफॉर्म के थ्रू आप सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। कौन है आप है सप्लायर। सप्लायर इन प्लेटफॉर्म को यूज करके कोई भी सर्विस प्रोवाइड कर रहा है या गुड्स दे रहा है, तो उनको जीएसटी गवर्नमेंट को देने की कोई जरूरत नहीं है। इन चारों के केस में ई कॉमर्स ऑपरेटर सर्विस देगा। अब मैं एग्जांपल से रिलेटेड आपको समझाऊं, तो फॉर एग्जांपल कोई रेस्टोरेंट है, वो जोमैटो में रजिस्टर्ड है। किसी कस्टमर ने जोमैटो के थ्रू कोई फूड ऑर्डर किया रेस्टोरेंट से, जोमैटो कस्टमर से पैसे कलेक्ट करेगा इंक्लूडिंग जीएसटी। अब जो रेस्टोरेंट है सप्लायर, उसको कितने पैसे देगा? तो उसको वो कमीशन काटेगा एंड जीएसटी काटेगा। जो कस्टमर से कलेक्ट कर रहा है जीएसटी, उसको काट के फिर रेस्टोरेंट को बैलेंस पेमेंट देगा। फॉर एग्जाम्पल अगर 100 रुपीज का फूड आइटम है और उसमें 18% जीएसटी है, 118 रुपीज जोमेटो ने कस्टमर से कलेक्ट करे, तो 18 रुपए तो जोमेटो अपने पास रखेगा ही। साथ में 100 रुपए के ऊपर जो भी कमीशन बनता है, फॉर एग्जाम्पल 10 रुपीज, तो बैलेंस जो 90 90 रुपी वो रेस्टोरेंट को देगा।
अब जो ये 18 रुपए उसने अपने पास रखे हैं वो जीएसटी डिपार्टमेंट में जमा कर देगा। तो ये है एक सेक्शन 9(5), उसमें सिर्फ 4 सर्विसेज ही कवर्ड है जो मैंने आपको अभी पीपीटी में बताया। नेक्स्ट हम बात करें तो ई कॉमर्स में एक सेक्शन और अप्लाई होता है, सेक्शन 52, जो कि टीसीएस से रिलेटेड है, टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। अब इसके लिए डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज कवर्ड है, जो हमने अभी प्रीवियस स्लाइड में 4 सर्विसेज देखी थी, उसके अलावा बाकी जो ई कॉमर्स ऑपरेटर का प्लेटफॉर्म यूज करके सर्विसेज और गुड्स डिलीवर कर रहे हैं, उनको सेक्शन 52 में कवर किया गया। सेक्शन 52 क्या कहता है? वो ये कहता है कि ई कॉमर्स ऑपरेटर को हर एक अपने सप्लायर का टैक्स कलेक्ट करना है। तो इस केस में, सेक्शन 52 के केस में, जहां टीसीएस अप्लाई हो रहा है, क्या वहां पर आरसीएम अप्लाई होगा? तो जी नहीं। यहाँ पर फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म, मतलब यहाँ सप्लायर को ही जमा करना है जीएसटी डिपार्टमेंट में। तो ई कॉमर्स ऑपरेटर करेगा क्या? तो ई कॉमर्स ऑपरेटर के ऊपर लाइबिलिटी डाल दी है कि आपको टैक्स कलेक्ट करना है सप्लायर्स का। अब ये क्यों किया होगा सरकार ने? तो सरकार ने इसलिए किया है क्योंकि यहाँ जो ई कॉमर्स ऑपरेटर्स हैं वो है Amazon, स्नैपडील, मिंत्रा एंड फ्लिपकार्ट एक्सेट्रा। ये सारे जो प्लेटफॉर्म्स हैं ये कवर किए गए हैं सेक्शन 52 में। इसमें Amazon से अगर आप कोई प्रोडक्ट ऑर्डर करते हैं तो Amazon ही कलेक्ट करेगा कस्टमर से पैसे अगेन, और जो सप्लायर है, सप्लायर को वो विथ जीएसटी पैसे देगा, बस अपना कमीशन डिडक्ट कर लेगा। तो यहाँ पर क्या हुआ, कस्टमर से Amazon ने जीएसटी तो कलेक्ट करा और सप्लायर को दे दिया। अब सप्लायर की जिम्मेदारी है कि वो जीएसटी डिपार्टमेंट को दे। अब यहाँ पर अगर सप्लायर वो सेल्स नहीं बता पाता तो वो जीएसटी तो सरकार के पास पहुंच नहीं पाया, तो सरकार को इसकी जानकारी कैसे मिलेगी कि कौन कौन सी सेल्स हुई हैं? तो इस वजह से Amazon के ऊपर जिम्मेदारी बना दी है कि जब आप सप्लायर को पैसे देंगे विथ जीएसटी, तो आपको छोटा सा अमाउंट टीसीएस का डिडक्ट करना है और अपनी रिटर्न में बताना है ऐसे कितने सप्लायर हैं जिनने आपका प्लेटफॉर्म यूज करके सर्विसेज या प्रोडक्ट सप्लाई किए हैं। तो जैसे ही Amazon रिटर्न फाइल करेगा अपने सप्लायर्स का, और सप्लायर्स अपना रिटर्न फाइल करेंगे सेल्स का और डिपार्टमेंट को जीएसटी देंगे, अपने आप मैच हो जाएंगी सारी सेल्स। और अगर कोई सप्लायर रह जाता है रिपोर्ट करने से अपनी सेल, तो सरकार उसको पकड़ लेगी। कैसे? क्योंकि ई कॉमर्स भी अपनी रिटर्न फाइल करेगा। कौन सी? टीसीएस की रिटर्न। आइए हम इसको डिटेल में समझते हैं। टीसीएस टू बी कलेक्टेड बाय द ई कॉमर्स ऑपरेटर ऑन द नेट वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई मेड बाय अदर सप्लाईज थ्रू इट, एप्लीकेबल टू गुड्स एंड सर्विसेज अदर देन कवर्ड इन 9(5). 9(5) में भी हमने इससे पहले जो 4 सर्विसेज देखी थी, पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन, होटल अकोमोडेशन, रेस्टोरेंट सर्विस और हाउसकीपिंग सर्विस, ये 4 प्रकार की सर्विस के अलावा कोई और सर्विस या गुड्स ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू डिलीवर की जाती हैं, तो वो सर्विसेज कवर होंगी कौन से? सेक्शन 52, जो कि टीसीएस से रिलेटेड है। दोज ऑपरेटर डिस्प्ले ऑन देयर पोर्टल प्रोडक्ट एज वेल एज सर्विस विच आर एक्चुअली सप्लाइड बाय सम अदर पर्सन टू द कंज्यूमर। Amazon डिस्प्ले करता है प्रोडक्ट को, जबकि वो Amazon नहीं बेच रहा है, कोई और सप्लायर, अदर पर्सन बेच रहा है। On placing the order, third point, on placing the order for a particular product or service, the actual supplier supplies the selected product service to the consumer. The price consideration for the product or service is collected by the operator from the consumer and passed on to the actual supplier after the deduction of commission by the operator. यहाँ पर वही बता रहा है कि जो प्राइस है वो ऑपरेटर तो कलेक्ट करता है, बट वो पूरा का पूरा सप्लायर को दे देता है, बस अपना कमीशन डिडक्ट करके। The government has placed the responsibility on the operator to collect the tax at the rate of 1% from the supplier. जब वो अपना कमीशन डिडक्ट करेगा ऑपरेटर, तो एक छोटा सा टैक्स का अमाउंट 1% भी डिडक्ट करेगा और जमा करेगा। This shall be done by the operator by paying the supplier
the price of the product less the tax collected at the rate of 1%. The said amount will be calculated on the net value of the goods or service supplied through the portal of the operator. तो जो net value है, अगर मैं एक एग्जाम्पल की बात करूं, तो कोई प्रोडक्ट है वो 1,000 रुपए का है, ऑपरेटर अपने प्लेटफॉर्म के थ्रू सेल कर रहा है, सेलर से उसने 1,000 रुपए कलेक्ट करे हैं, तो 1,000 रुपए में ही 1% लगेगा और 10 रुपीज डिडक्ट करके फिर वो सप्लायर, कौन, ऑपरेटर सप्लायर को ट्रांसफर करेगा। तो ऐसे टीसीएस का कैलकुलेशन होगा। नेक्स्ट है रजिस्ट्रेशन की। अगर हम बात करें सेक्शन 52 में, जब हम टीसीएस की बात करते हैं तो दोनों पार्टीज मतलब ई कॉमर्स ऑपरेटर और सप्लायर, उन दोनों को कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा और इसमें थ्रेशोल्ड लिमिट भी अप्लाई नहीं होती है। हालांकि अभी जो बजट 2023 और अभी लेटेस्ट जो काउंसिल मीटिंग हुई थी उसमें उन्होंने एग्जेम्पशन दिया है कुछ ऐसे पर्सन्स को जो ई कॉमर्स के थ्रू सेल करना चाहते हैं प्रोडक्ट, बट उसमें एक कंडीशन है कि वो विद इन दी स्टेट ही, मतलब इंटर स्टेट ही सेल कर पाएंगे। अगर आपको इंटर स्टेट करना है तो आपको रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी है। कौन, सप्लायर को। ई कॉमर्स ऑपरेटर का तो होगा। अब ई कॉमर्स ऑपरेटर का जो यहाँ रजिस्ट्रेशन की बात कर रहे हैं वो कौन से, रेगुलर रजिस्ट्रेशन की बात कर रहे हैं? जी नहीं, ई कॉमर्स ऑपरेटर का एक सेपरेट रजिस्ट्रेशन होगा। अगर वो अमेजोन की हम बात करें, अमेजोन खुद भी सेल करता है कोई प्रोडक्ट, तो वो अपना रजिस्ट्रेशन, जीएसटी रजिस्ट्रेशन रेगुलर रजिस्ट्रेशन में तो करवाएगा, साथ ही साथ ई कॉमर्स ऑपरेटर में भी करवाएगा, क्योंकि वो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म बाकी सप्लायर को दे रहा है। तो इस वजह से जब हम ई कॉमर्स ऑपरेटर की बात करते हैं तो दोनों पर्सन, ई कॉमर्स ऑपरेटर एंड सप्लायर, दोनों को जीएसटी में कंपलसरी रजिस्टर करना जरूरी है और थ्रेशोल्ड 20 लाख की अप्लाई नहीं होती है। अब ये रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी क्यों है? तो सेक्शन 24 सबसेक्शन 10 ऑफ सीजीएसटी एक्ट 2017 हम जब देखेंगे तो उसमें बताया गया है कि ई कॉमर्स ऑपरेटर को मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन करना जरूरी है। वैसे ही सेक्शन 24 सबसेक्शन 9 की बात करेंगे हम, तो उसमें जो पर्सन अपने गुड्स और सर्विसेज सप्लाई कर रहे हैं थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर, उनको भी रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी बताया गया है। तो ये दो सेक्शन के तहत रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है। अब जो पावर है ई कॉमर्स ऑपरेटर को, कौन सी पावर, टू कलेक्ट टैक्स, वो किस सेक्शन के थ्रू दी गई है? तो सेक्शन 52 ने ही ये पावर दी है ई कॉमर्स ऑपरेटर को कि तुम्हें टैक्स कलेक्ट करना जरूरी है। Section 52 of CGST Act 2070 provides for tax collection at source by e-commerce operator in respect of taxable supply made through it by other suppliers, where the concentration in respect of such supply is collected by him. सारे सप्लाईज जो भी वो कलेक्ट कर रहा है सब में उसको टीसीएस डिडक्ट करना जरूरी है। जब वो टीसीएस डिडक्ट करेगा तो उसको टीसीएस स्टेटमेंट भी फाइल करना है। तो ये टीसीएस स्टेटमेंट है क्या? तो वो स्टेटमेंट है जीएसटीआर 8, जो कि 10th ऑफ द फॉलोइंग मंथ जाता है। The amount of tax collected by the operator is required to be deposited by 10th of the following month during which such collection is made. 10th तक ऑपरेटर को टैक्स जमा करना है। The operator is also required to furnish a monthly statement in form GSTR 8 by 10th of the following month. इसी रिटर्न के थ्रू ही वो टैक्स जमा करता है। The operator is also required to file an annual statement in prescribed form by 31st of December following the end of every financial year. The operator can rectify error in the statement filed if any latest by the return to be filed for the month of September following the end of financial year. कोई भी एरर्स होते हैं तो अगेन वो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर की सितंबर तक वो करेक्ट कर सकता है। The details furnished by the operator in GSTR 8 shall be made available electronically to each of the supplier in Part C of GSTR 2A on common portal after the due date of filing of GSTR 8. इसको भी मैं आपको बताऊंगी प्रैक्टिकली, ये काफी लोग इग्नोर करते हैं इसको कैसे फाइल करना है। तो जब GSTR 8 फाइल किया जाएगा ऑपरेटर के द्वारा, तो जो सप्लायर्स है उनके पोर्टल में भी टीडीएस टीसीएस रिटर्न जनरेट होती है, उसमें ये दिखता है और आप इसका बेनिफिट ले सकते हैं। तो कैसे ले सकते हैं? तो क्रेडिट ऑफ टैक्स कलेक्टेड, the tax collected by the operator shall be credited to the cash ledger of the supplier who has supplied the goods service through the operator.
तो जो ऑपरेटर ने टैक्स कलेक्ट करके जमा किया है, उसका बेनिफिट सप्लायर ले सकता है। कैसे? जब वो रिटर्न फाइल करेगा टीडीएस टीसीएस वाली, तो ऑटोमेटिकली टीसीएस का जो अमाउंट है वो कैश लेजर में आ जाएगा, तो अगेंस्ट हिज और हर लाइबिलिटी वो इसका बेनिफिट ले सकते हैं। कैसे लेंगे मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगी। The supplier can claim credit of tax collected and reflected in return by the operator in his or his supplier electronic cash ledger. तो ये तो रहा हमारा समझने का पार्ट। समझना, हमने समझा क्या है, एक आरसीएम सेक्शन 9 सबसेक्शन 5 को और सेक्शन 52 को। होप आपको ये सारी चीजें समझ आई, क्योंकि जेसीआर 1 और 3 भी इसी के बेस पे है। तो यहाँ आपने ई कॉमर्स ऑपरेटर के जो दो डिफरेंस है, दो पार्ट में ई कॉमर्स ऑपरेटर को डिवाइड करा गया है। एक है पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस प्रोवाइड करता है, हाउस कीपिंग सर्विस, रेस्टोरेंट सर्विस, अकोमोडेशन, और दूसरा है अदर देन दी सर्विस, मतलब अमेजोन, स्नैपडील, मिंत्रा, ये सारे। तो ये दो ई कॉमर्स को डिवाइड कर दिया। अब अगर आप सप्लायर हैं तो आप देख लीजिए आप किन किन ई कॉमर्स से रिलेटेड डील करते हैं, तो आपको अकॉर्डिंगली अपनी रिपोर्ट जनरेट करनी है। अब हम देखेंगे जो एडवाइजरी इशू हुई है उससे रिलेटेड। एडवाइजरी में उन्हें बताया है कि जो ये चेंजेस आए हैं, ये अब आपको जनवरी मंथ से टेबल नंबर 14 और 15 में बाइफरकेट करना है। तो सिंपल तौर पे बताऊं तो अभी तक जेएसआर 1 में क्या है, नॉर्मल तरीके से हम ई कॉमर्स सेल्स बताते थे। अगर बी टू बी पार्टी है तो बी टू बी में बताते थे, बी टू सी है तो बी टू सी में बताते थे। बट अब आपको क्या है, ई कॉमर्स से रिलेटेड ही सारी सेल्स अलग बतानी है। ई कॉमर्स के थ्रू अगर अगर आपने बी टू बी में बी टू बी सेल करिए या बी टू सी सेल करिए, ये आपको सेपरेटली डिस्क्लोज करनी है। तो दो टेबल जो है, टेबल नंबर 14 और 15, अगर आप सप्लायर हैं तो आपको टेबल नंबर 14 से मतलब है, और अगर आप ई कॉमर्स है तो टेबल नंबर 15 से मतलब है। सप्लायर है तो बहुत ही इजी है। सप्लायर को क्या करना है, अगेन जैसे मैंने अभी आपको स्लाइड में समझाया है कि आपको अपने ई कॉमर्स को आइडेंटिफाई करना है कि आप कौन से ई कॉमर्स ऑपरेटर से डील करते हैं, क्या 52 सेक्शन वाले या 95। मतलब कि अगर आप जोमेटो, स्विगी, ओला, उबर, आपका अर्बन क्लैप एंड बुकिंग डॉट कॉम, ओला, ओयो, ये सारे ऑपरेटर से डील करते हैं, तो आपको जीएसटी जमा नहीं करना। आपकी जगह आप कौन है, सप्लायर। सप्लायर की जगह ई कॉमर्स ऑपरेटर ही जीएसटी जमा करेगा। कुछ आपको कोई जीएसटी जमा नहीं करना अपनी जेब से, क्योंकि आपको मिला ही नहीं है, ई कॉमर्स ऑपरेटर ने आपको दिया ही नहीं है। आपके सेटलमेंट्स में आप देख सकते हो आपको जीएसटी नहीं दिया गया होगा। तो आपको करना क्या है, आपको टेबल नंबर 14 बी में सिर्फ और सिर्फ अपनी सेल्स रिपोर्ट करनी है जितनी आपने ई कॉमर्स के थ्रू की है। और याद रखें, इस सेल में आपको जीएसटी नहीं 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 देना है। और आपको जीएसटी 1 में सिर्फ और सिर्फ चुपचाप टेबल नंबर 14 बी में रिपोर्ट करना है। मैं अभी लॉगिन करके भी बताऊंगी। और अगर आप इनसे डील नहीं करते हैं, आपकी अमेजोन, स्नैपडील, मिंत्रा, फ्लिपकार्ट ये वाली सेल है, तो आपको टेबल नंबर 14 ए में तो सेल्स डिटेल बतानी ही है। साथ ही साथ आपको टेबल नंबर 4 से लेके 10 तक की जीएसटीआर 1 में भी बतानी है। यहाँ मैं आपको पढ़ के बताती हूँ 14 ए में क्या लिखा है। द ई कॉमर्स GSTN buys supply summary of supplies made through e-commerce on which e-commerce is liable to collect tax at source and liability on which has already been reported in any table 4 to 10 of GSTN 1 shall be reported by the supplier in this section। मतलब आपको नॉर्मली B2B, B2C, मतलब टेबल नंबर 4 से लेके 10 तक की GSTN 1 में तो रिपोर्ट करना ही है। साथ ही साथ इस सेक्शन में ई कॉमर्स की जो जीएसटी नंबर है, ई कॉमर्स की अलग जीएसटी नंबर होगी जिसमें वो ई कॉमर्स के तहत रजिस्टर्ड हुआ होगा, उसने आपको प्रोवाइड भी किया होगा, वो जीएसटी नंबर मेंशन करके फिर सेल्स बतानी है। नो टैक्सेबल वैल्यू और टैक्स लायबिलिटी विल बी ऑटो पॉपुलेटेड फ्रॉम दिस टेबल टू जीएसटीआर 3B। अमेंडमेंट टू बी रिपोर्टेड इन टेबल ए, बिग ए,
स्मॉल ए में अगर कोई अमेंडमेंट हो तो ध्यान रखें, अगर आपकी टीसीएस वाले ई कॉमर्स ऑपरेटर मतलब अमेजोन, स्नैपडील, मिंत्रा से रिलेटेड सेल्स है तो आपको टेबल नंबर 14 में बताना है, पर टेबल नंबर 4 to 10 में भी बताना जरूरी है, क्योंकि आप ही को जीएसटी जमा करना पड़ेगा। कहाँ? जीएसटी डिपार्टमेंट में। तो जब आप जनवरी की जीएसटी 1 देखेंगे तो जीएसटी 1 में टेबल नंबर 14 एंड 15 ऐड कर दी गई है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं सप्लायर टू रिपोर्ट, टेबल नंबर 14 में लिख भी दिया है कि यहाँ पर सप्लायर को रिपोर्ट करना है, टेबल नंबर 15 में ई कॉमर्स ऑपरेटर को रिपोर्ट करना है। तो टेबल नंबर 14 में जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर दो बाइफर्केशन मिलेगा आपको, लाइबल टू कलेक्ट टैक्स अंडर सेक्शन 52 एंड लाइबल टू पे टैक्स अंडर सेक्शन 95। तो आप ये लैंग्वेज से भी समझ सकते हैं कि यहाँ पर लाइबल टू पे टैक्स अंडर सेक्शन 95 मतलब कि यहाँ ई कॉमर्स ऑपरेटर को जमा करना है जीएसटी सरकार को, ना कि आपको। तो यहाँ पर आप जो शो करेंगे अपनी सेल्स, वो सिर्फ आपको शो करेंगे, बट इस पे जो टैक्स आपका नहीं बनेगा। अब यहाँ पर एड रिकॉर्ड करके देखते हैं। तो जीएसटीएन ऑफ ई कॉमर्स ऑपरेटर, तो ई कॉमर्स ऑपरेटर का जो जीएसटी नंबर है, ई कॉमर्स ऑपरेटर जब वो ई एज एन ई कॉमर्स ऑपरेटर रजिस्टर हुआ होगा तो उसका सेपरेट जीएसटी नंबर होगा। वो जीएसटी नंबर आपको amazon, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील जो भी प्लेटफॉर्म यूज किया होगा, सॉरी यहाँ पर आपने amazon स्नैपडील वाला नहीं किया होगा, यहाँ पर आपने जोमैटो, स्विगी, ओयो, Booking.com, ओला, उबर, अर्बन क्लैप, इनसे रिलेटेड सर्विसेज करी होंगी, तभी 95 आप फिल कर रहे होंगे। तो यहाँ पर आपको फॉर एग्जांपल जोमेटो का जीएसटी नंबर डालना पड़ेगा एज ई कॉमर्स ऑपरेटर, वो जब रजिस्टर्ड है। फिर यहाँ जोमेटो आ जाएगा, नेट वैल्यू ऑफ सेल्स आप डालेंगे, जो जीएसटी है वो आप डालेंगे यहाँ पर, आईजीएसटी कितना है, सीजीएसटी कितना है, एसजीएसटी। ये सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेशन पर्पस के लिए होगा। इसके कारण आपकी लाइबिलिटी नहीं जनरेट होगी 3B में, इसका आप ध्यान रखेंगे। देखिए ये पहला रिटर्न है तो आपको ध्यान से भरना है, इसके कारण कोई लाइबिलिटी आपकी राइज नहीं होगी, क्योंकि आपको 95 वाली जो सर्विसेज है उस पे जीएसटी सप्लायर को नहीं देना है, ई कॉमर्स ऑपरेटर को देना है। जब हम लाइबल टू कलेक्ट अंडर सेक्शन 52 की बात करेंगे तो यहाँ पर आपको जीएसटी देना है। तो अगेन ये जो इंफॉर्मेशन यहाँ पर दे रहे हैं, इससे आपकी जीएसटीआर 3B की लाइबिलिटी नहीं आएगी। तभी जो एडवाइजरी में बताया गया था, जब आप 14A भरेंगे तो आपको वो सेल्स टेबल नंबर 4 to 10 में भी बतानी जरूरी है, क्योंकि टेबल नंबर 4 से लेके 10 में जब आप इंफॉर्मेशन बताते हैं तो ही 3B में जाके लाइबिलिटी अराइज होती है जीएसटी की। ये तो सिर्फ इंफॉर्मेटिव है। तो यहाँ पर आपको अमेजोन का जीएसटीएन देना है एज ई कॉमर्स ऑपरेटर, जब वो रजिस्टर्ड है वो वाला जीएसटी नंबर, और नेट वैल्यू ऑफ सप्लाई बताना है, आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी बताना है। तो यहाँ अगर देखा जाए तो अमेजोन की सेल्स अलग, स्नैपडील की सेल्स अलग, फ्लिपकार्ट की सेल्स अलग, ऐसे करके आपको बताना है। याद रखें 14A, जब हम सेक्शन 52 अमेजोन में, अगर आपके अमेजोन सेल है, स्नैपडील की सेल है, फ्लिपकार्ट की सेल है, तो आपको टेबल नंबर 4 से लेके 10 में भी बताना है, जरूरी है वो सेल्स, सिर्फ 4A की। बट हम जोमेटो, स्विगी की बात करें, ओला, उबर की बात करें, Booking.com, ओयो की बात करें, अर्बन क्लैप की बात करें, तो ये वाली सेल्स आपको 4 से लेके 10 तक 10 में नहीं बतानी है, और उसके रिस्पेक्टिव अमेंडमेंट आप वहां पर बताएंगे। अब हम टेबल नंबर 15 की बात करें तो ये प्योरली ई कॉमर्स ऑपरेटर भरेगा। तभी आप देख सकते हो यहाँ पर 4 सेक्शन है, रजिस्टर्ड टू रजिस्टर्ड, रजिस्टर्ड टू अनरजिस्टर्ड, अनरजिस्टर्ड टू रजिस्टर्ड, अनरजिस्टर्ड टू अनरजिस्टर्ड। ये कहानी क्या है? ये कहानी है सप्लायर और कंज्यूमर की बात कर रहे हैं। तो यहाँ ई कॉमर्स ऑपरेटर को 4 प्रकार की वर्किंग बनानी है। कैसी? कि ऐसे ई अमेजोन के, अगर हम अमेजोन नहीं, यहाँ पर जो हमारी बात होगी वो हमारी जोमेटो, स्विगी की बात होगी। जो जोमेटो है, जब उसके थ्रू सेल्स हो रही हैं
ऐसे पर्सन ने सेल करी, ऐसे सप्लायर ने सेल करी जो कि रजिस्टर्ड है, और जो कंज्यूमर है, जो रिसिपिएंट है, वो भी रजिस्टर्ड है, तो वो सेल्स अलग बताई जाएंगी। जो सप्लायर है वो रजिस्टर्ड है, बट जो कंज्यूमर है वो अनरजिस्टर्ड है, तो उसकी सेल्स अलग बताई जाएगी। सप्लायर अनरजिस्टर्ड है, बट जो कंज्यूमर है वो रजिस्टर्ड है, तो उसकी सेल अलग बताई जाएगी। और वैसे ही अगर सप्लायर और कंज्यूमर अनरजिस्टर्ड है, तो उसकी सेल अलग बताई जाएगी। तो एडवाइजरी में हम वापस जब आएंगे, तो टेबल नंबर 15 में उन्होंने बाइफरकेट करा हुआ है कि जब हम टेबल नंबर 15 की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर ई कॉमर्स के ऊपर जिम्मेदारी है टैक्स जमा करने की सरकार को। Such supply shall not be reported anywhere unless in GSTR 1 IIFF. Registered supplier and registered recipient. In this section, the detail of such supplies where both the supplier and receiver of supplies are registered person is to be reported by e-commerce at invoice level. तो जो फर्स्ट सेक्शन है रजिस्टर्ड टू रजिस्टर्ड, उसमें इनवॉइस लेवल, क्योंकि जब रजिस्टर्ड है दोनों सप्लायर और रिसिपिएंट, तो प्रॉपर इनवॉइस इशू होगा, तो एज पर इनवॉइस हर एक इनवॉइस की जानकारी देनी जरूरी है ई कॉमर्स को, और ये सेम आईएफएफ में भी अप्लाई होगा। और अगर कोई रजिस्टर्ड पर्सन के डेबिट नोट क्रेडिट नोट है, तो वो कहाँ शो होंगे, टेबल नंबर 9B में। मतलब नॉर्मल तरीके से आज तक आपने जहां पर रजिस्टर्ड डेबिट नोट क्रेडिट नोट बनाए हैं बताए हैं, वो टेबल नंबर 9B है, तो आपको अगेन टेबल नंबर 9B का इस्तेमाल करना ही है। वैसे ही रजिस्टर्ड सप्लायर एंड अनरजिस्टर्ड रिसिपिएंट होगा, तो उस केस में क्या करना है, इन दिस सेक्शन द सप्लायर लेवल डिटेल्स अलोंग विद place of supply and rate wise detail of supplies related to transaction where the supply is being made from registered supplier to unregistered recipient need to be reported by e-commerce operator। इस सेक्शन में क्या है, प्लेस ऑफ सप्लाई के बेसिस पे और रेट वाइज डिटेल्स जाएंगी। हर एक प्लेस ऑफ सप्लाई में डिफरेंट रेट्स ऑफ गुड्स जितने भी सप्लाई हुए हैं, उन सबकी एक एक जानकारी जाएगी प्लेस ऑफ सप्लाई और रेट वाइज। और ये कौन देगा, अगेन ई कॉमर्स। दिस विल नॉट बी अवेलेबल इन आईएफएफ। इस ये बट आईएफएफ में अवेलेबल नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, इसलिए क्योंकि आईएफएफ में बी टू सी सप्लाईज कवर्ड नहीं है। देखें, ये बी टू सी सप्लाईज है, इसलिए आईएफएफ में वो कवर्ड है ही नहीं। यहाँ आपको क्या करना है, नेट ऑफ क्रेडिट नोट और डेबिट नोट बताना है, जैसे हम बी टू सी सप्लाईज की करते हैं। अब जो नेक्स्ट सप्लायर वो है अनरजिस्टर्ड सप्लायर बट रजिस्टर्ड रिसिपिएंट। इस केस में क्या करना है, इन दिस सेक्शन द डॉक्यूमेंट लेवल डिटेल्स ऑफ सप्लाई मेड फ्रॉम अनरजिस्टर्ड सप्लायर टू रजिस्टर्ड रिसिपिएंट through e-commerce need to be reported by e-commerce operator. The detail to furnish will include the document details and GST of recipient. This will be available in IFF also. यहाँ पर क्या है, रजिस्टर्ड रिसिपिएंट है, इसलिए जो रिसिपिएंट है उसका जीएसटी नंबर प्रोवाइड करना जरूरी है ई कॉमर्स को, तभी तो उस रिसिपिएंट के टू बी में रिफ्लेक्ट होगा। ये जानकारी आपके आईएफएफ में भी अवेलेबल होगी, क्यों, क्योंकि ये बी टू बी नहीं है, बट अनरजिस्टर्ड पर्सन टू रजिस्टर्ड पर्सन है, मतलब रजिस्टर्ड पर्सन की वजह से आपको आईएफएफ में इसकी जानकारी देनी पड़ेगी। और अगर कोई डेबिट नोट क्रेडिट नोट होंगे रजिस्टर्ड पर्सन के, तो वो टेबल नंबर 9B में बताना होगा। अब नेक्स्ट जो सेक्शन है वो है अनरजिस्टर्ड सप्लायर टू अनरजिस्टर्ड रिसिपिएंट। ये सिंपल है, क्यों, क्योंकि ये अगेन प्लेस ऑफ सप्लाई और रेट वाइज ही डिटेल इसमें जाएगी, और आईएफएफ में इसकी डिटेल्स अवेलेबल होगी नहीं, क्योंकि ये अगेन बी टू सी सप्लाई जैसा ही रहेगा। और इसके डेबिट नोट और क्रेडिट नोट नेट ऑफ करके आपको बताना है। द वैल्यू शैल बी ऑटो पॉपुलेटेड इन टेबल 3.1.11 ऑफ करस्पॉन्डिंग 3B एंड सच लायबिलिटी इज टू बी पेड बाय ई कॉमर्स इन 3B इन कैश। मैंने जैसे आपको बताया था 95 की जितनी भी सेल्स है, 95 कौन सी है, जोमैटो, स्विगी, अर्बन क्लैप, ओयो, बुकिंग.com, ओला, उबर, ये जो 4 प्रकार की सर्विसेज हैं, ये इनसे रिलेटेड जो ई कॉमर्स ऑपरेटर है, उनको ही जीएसटी जमा करना है, वो भी कैश में। क्या उसका बेनिफिट मिलेगा, आरसीएम का तो अपन इनपुट क्रेडिट ले लेते हैं, तो क्या ई कॉमर्स को इनपुट क्रेडिट मिलेगा क्या, तो जी नहीं। अरे क्यों नहीं मिलेगा, इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि ये कस्टमर से कलेक्ट किया हुआ टैक्स है। ई कॉमर्स अपनी जेब से थोड़ी ना जमा कर रहा है, उसने हर एक कंज्यूमर से ये टैक्स कलेक्ट करा है और फिर वो सरकार को जमा करेगा, इसलिए इनपुट टैक्स क्रेडिट की बात आएगी ही नहीं, उसको इन कैश ही जमा करना है।
जब टेबल नंबर 14 और 15 जीएसटी 1 में उन्होंने बताया है, वैसे ही चेंजेस छोटे से 2B में भी करें। 2B जब आप खोलेंगे तो ऑल टेबल्स पे जब आप क्लिक करोगे तो ई कॉमर्स की अलग से ही जानकारी आपको मिल जाएगी, इको वाइज डिटेल में। आप यहाँ देख सकते हैं इको वाइज डिटेल, यहाँ पर जो मैं कर्सर रख रही हूँ 2B में, ऑल टेबल्स के अंदर इको वाइज डिटेल, वहां ई कॉमर्स वाइज डिटेल भी आपको मिल जाएगी। तो आपको जीएसटीआर 1 मैंने आपको समझाया। अगर आप अमेजोन, स्नैपडील और मिंत्रा वगैरह साइट से आप कर रहे हैं तो आपको टेबल नंबर 4 से लेके 10 तक भी भरना जरूरी है और फिर 14A भरना है। बट अगर आपकी जोमेटो, स्विगी, वो 4 प्रकार के सेल्स हैं, तो आपको सिर्फ टेबल 14B में बताना है और आपको टैक्स जमा नहीं करना है। ये मैं सप्लायर की बात कर रही हूँ। ई कॉमर्स ऑपरेटर का तो आप जानते ही हैं, सब कुछ 15 में आएगा और क्रेडिट नोट, डेबिट नोट रिस्पेक्टिवली टेबल नंबर 9B में आएंगे। 3B की बात करें तो 3B में कोई भी चेंजेस नहीं आए हैं, बट ये एक जरूर बात रहेगी कि 3B अब ऑटो पॉपुलेट हो जाएगा, क्योंकि हम अब जीएसटीआर 1 बहुत डिटेल में भरेंगे। अभी 3B आ नहीं रही है तो मैं अभी आपको नहीं बता सकती, बट कोई भी चेंजेस नहीं है, ट्रस्ट मी। अब आते हैं हम इम्पोर्टेंट टीडीएस टीसीएस की। ये जो ई कॉमर्स है, Amazon, स्नैपडील, इन ये हमारा टीसीएस भी काटेंगे। तो इस केस में क्या करना है, तो यहाँ जो रिटर्न में टीडीएस टीसीएस रिटर्न दिखती है, वहां आपको क्लिक करना है हर महीने और चेक करना है। अगर आप Amazon के थ्रू अपनी सेल बताते हैं तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपका टीसीएस डिडक्ट हुआ होगा, तो टीसीएस का बेनिफिट लेना ना भूलें। तो टीसीएस के बेनिफिट के लिए आपको क्लिक करना है टीडीएस टीसीएस रिटर्न में, और टीसीएस क्रेडिट पे क्लिक करना है, या टीसीएस क्रेडिट रिसीव्ड आप देख सकते हैं, इस पे आपको क्लिक करना है। यहाँ आपको आपके जो कलेक्टर्स हैं, Amazon, स्नैपडील, मिंत्रा, फ्लिपकार्ट, इन सबकी यहाँ डिटेल मिल जाएगी, ई कॉमर्स डिटेल। उसको आप एक्सेप्ट करेंगे, यहाँ जो दिख रहा है आपको एक्सेप्ट करना है। जैसे ही आप एक्सेप्ट करेंगे और सबमिट कर देंगे रिटर्न, तो ये आपकी फाइल मानी जाएगी और ऑटोमेटिकली आपके कैश लेजर में वो पैसे आ जाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपको ये फाइल करना जरूरी है, तभी आपके इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में आएंगे और आप उसका बेनिफिट ले सकते हैं। ये दिख रही है एक एंट्री, तो आपको यहाँ पर बस क्लिक करना है, Amazon के डीलर है, एक्सेप्ट करना है और सबमिट करना है। जैसे ये सबमिट हो जाएगा आपके कैश लेजर में ये रिफ्लेक्ट करेगा। तो ये ध्यान से आप करें, सो दैट जो जीएसटी की लाइबिलिटी है उसके अगेंस्ट में इसका आप बेनिफिट ले पाए, जो टीसीएस कलेक्ट किया है। तो होप आपको अब ये समझ आया होगा। मैंने इसलिए पहले प्रोविजन समझाया, उसके बाद प्रैक्टिकली हर रिटर्न में बताया कि आपको क्या किस किस चीजों का ध्यान देना है। जब डेटा अवेलेबल होगा तो मैं प्रैक्टिकली करके भी बताऊंगी, बट मैंने बहुत ज्यादा आपको प्रैक्टिकली करके बता ही दिया है। होपफुली आपको अच्छे से समझ आया होगा। नहीं आया तब भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं ट्राई करूंगी आपके डाउट क्लियर करने का। तो मेरे वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।